चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेशनल इनकम से संबंधित टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी बारिश की। तो देखो, मैं दरवाजे वगैरह बंद करके आवाज़ तो बंद कर सकता हूँ। वैसे भी नाइट में शूट कर रहा हूँ अभी। लेकिन मज़ा क्या आएगा जब प्रकृति की आवाज़ ही हमें नहीं आएगी। बारिश की आवाज़ में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। आप भी लीजिए मज़े और मैं भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय दोस्तों, राष्ट्रीय आय। ठीक है, टॉपिक राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी मेरे को कि राष्ट्रीय आय पे वीडियो बनाओ, राष्ट्रीय आय पे वीडियो बनाओ। हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है उस पे। जीडीपी, जीएनपी ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, पढ़ते हैं वापस भूल जाते हैं, पढ़ते हैं वापस भूल जाते हैं। कुछ ऐसा बताओ ताकि परमानेंट याद रह जाए। तो इसीलिए तो आया हूँ, परमानेंट याद करवाने के लिए। राष्ट्रीय आय तो है टॉपिक। ठीक है, एक एक वर्ड्स, कुछ राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए चैप्टर के वर्ड्स है ना, उन्हीं को करेंगे हम, है ना। ताकि क्या कि बाद में राष्ट्रीय आय के जो आप बुक्स, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करोगे, जैसे रमेश सिंह हो गई, इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह की चल रही है, और जो एनसीईआरटी वगैरह इन सब को पढ़ोगे तो आपको वो ये बेसिक टर्म्स आपको अगर पता चल जाएंगे ना, तो बाद में वो पढ़ोगे तो और मजा आएगा, है ना। बेसिक टर्म्स में कैसे, सबसे पहले क्या है, कारक आय, है ना। कारक आय, इंग्लिश में बोले तो फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। ठीक है, इसके पहले फैक्टर्स कितने होते हैं। फैक्टर इनकम तो फैक्टर कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4, यानी 4। सबसे पहला होता है पूंजी, यानी कि पैसा, मशीनरी वगैरह सब, है ना। पैसा मान लो आप, पूंजी, कैपिटल, इंग्लिश में बोलेंगे कैपिटल। तो दोस्तों, कोई भी काम करेंगे, कोई भी एक्टिविटी होगी, बिना पैसे के क्या वो हो जाएगी। कोई भी मशीन लाना, बिल्डिंग बनाना, जमीन खरीदना, ये सब बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, कोई काम ही नहीं करता। तो सबसे पहला कारक क्या हो गया, पूंजी, यानी पैसा। फिर सेकंड आ गया अपने भूमि, यानी कि लैंड। भूमि जिसपे संगठन खड़ा होगा, वही भूमि। तो भूमि के बिना भी काम होगा क्या, नहीं होगा दोस्तों। फिर थर्ड आ गया अपने मजदूर, लेबर। ठीक है, यानी कि मजदूर ही लिख देता हूं मैं, यानी लेबर। बी ओ यू आर एन। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर चला लेना आप। ठीक है, फोर्थ हो गया स्वामी, एंटर टेनर। ठीक है, स्वामी। ये हो गई 4 हमारे कारक। कारक है तो इन कारकों से जो आय होती है वो भी देखनी पड़ेगी, वही तो है इम्पोर्टेंट, ये तो कुछ नहीं है। ये कारक से आय, इस पे भूमि, पूंजी, लेबर और स्वामी एंटरप्रेन्योर, ये है कारक। ठीक है, यानी कि देखो, स्वामी क्यों, जिसने पैसा लगाया, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसी को तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो उसको कारक इसीलिए बोला जाता है कि पैसा लगाने के लिए जिगर चाहिए, साहस चाहिए, है ना। कहीं कहीं पे ये साहसी भी लिखा होता है ना, साहसी। ठीक है, मजदूर, लेबर, जिनसे काम करवाना है। अगर कोई ऑफिशियल वर्क है तो उसमें सैलरीड एम्प्लॉय हो जाएंगे वो वगैरह।
और भूमि लैंड, ठीक है, जमीन आपको पता ही है। अब देखो ये पूंजी पूंजी से कैसे आय होगी? ब्याज, सिंपल है बस, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। लैंड से क्या होगा? किराया। अगर जमीन है तो जमीन के बदले में किराया नहीं मिलेगा या देगा बिजनेसमैन, ठीक है। तो जमीन की इनकम होती है किराया और पूंजी की होती है ब्याज। मजदूर की इनकम क्या होती है? वेतन या मजदूरी। जैसे मजदूरी है सही वर्ड तो, ठीक है, वेजेज, इंग्लिश में बोले तो वेजेज। फिर देखोगे स्वामी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? साहसी, यानी रिस्क लेता है। रिस्क लेता है तो देखो, जिसको रिस्क में इश्क है वही तो लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट। तो दोस्तों रिस्क से इश्क करो तो लाभ कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। रिस्क लोगे तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। जो रिस्क लेता है बिजनेसमैन तो उसको क्या होती है? उसकी कारक आय लाभ, यानी प्रॉफिट। तो ये हो गए चार, एक तो ब्याज, एक हो गया किराया, एक हो गई मजदूरी और एक हो गया लाभ। तो ये चार हो गए अपने कारक आय, ये चार, ठीक है, समझ गए। तो फैक्टर इनकम यानी कारक आय कौन कौन सी है? ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है, किराया यानी रेंट, फिर लाभ, प्रॉफिट, मजदूरी, वेजेज, ठीक है। ये ये चार हो गई कारक आय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय निकालने का एक तरीका होता है कारक आय, यानी आय, इससे भी राष्ट्रीय आय निकलेगी, है ना। इन चारों जो जो आय के जो कारक है उनको ऐड कर दो, कारक आय को ऐड कर दो तो राष्ट्रीय आय आ जाएगी वैसे, है ना। ये क्या होता है? पूरा देश के लेवल पे होता है ना। हमें इंडिविजुअल लेवल पे सोचना नहीं है, देश के लेवल पे दिमाग लगाना है कि देश के लेवल पे सबकी इनकम, जैसे दिमाग में आएगा कि किसी एक की इनकम दूसरे का खर्चा होती है वैसे, लेकिन देश के लेवल पे सोचोगे तो सभी लोग जितने कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, उन सब की अर्निंग का ऐड होगा। अर्निंग को अपन ऐड करेंगे तब जाके वो क्या आएगा? राष्ट्रीय आय आएगा। तो ये होगी एक होगी आय के हिसाब से। दूसरा होता है लागत, है ना। लागत, लागत, लागत यानी कि कॉस्ट। कॉस्ट से अगर आप राष्ट्रीय आय निकालोगे तो फॉर्मूला आपको याद होगा, सी प्लस जी प्लस आई और प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो सी क्या होता है? उपभोग, उपभोग पे वे। जी क्या होता है? तो सरकारी वे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों। आई होता है निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट, और एक्स माइनस एम यानी कि निर्यात माइनस आयात, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया कॉस्ट के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से, है ना। लोग उपभोग पे कितना व्यय करते हैं? सरकार के व्यय कौन से? फिर निवेश में देखो, कोई आदमी इनकम कमाता है, सिंपल प्रोसेस है ना, कि अगर आप इनकम कमाते हैं कोई आदमी, तो उसका जो इनकम है वो क्या कहाँ कहाँ पे खर्च होगी? या तो वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो उपभोग करेगा, ठीक है। उपभोग करेगा या इन्वेस्ट करेगा। तीसरा होता है बचत का। तो बचत को राष्ट्रीय आय में बचत, बचत भी तो आगे जाके निवेश ही तो है ना। बचत कैसे? बचत आप ले जाके बैंक में जमा कराओगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। एक तरह से बचत भी आगे चल के या फिर
निवेश में कन्वर्ट होगा या फिर आपके उपभोग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बचत दिमाग में आएगा आप लोगों के, मैं समझता हूँ, लेकिन बचत भी आगे जाके क्या होगा, या तो उपभोग होगा या फिर निवेश होगा। तो फिर मुख्यतः तो दो ही है, उपभोग और निवेश, इन पे है ना। तो ये हो गई एक नॉर्मल आदमी है उसकी इनकम के संबंधित ये हो गया। अब सरकार क्या करती है, सरकार भी तो खर्चा करती है, तो सरकार का एक्सपेंडिचर भी हमें ऐड करना होगा। क्योंकि क्योंकि जो नॉर्मल लोगों की जो इनकम है उन पे इनकम टैक्स लेके गवर्नमेंट ने पैसा लिया तो वो वापस कहीं ना कहीं खर्च करेगी। तो खर्च गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्च आता है जो ये सामाजिक कल्याण की योजनाओं पे खर्च करना, वेतन पे खर्च करना, आर्म्स एम्यूनिशन खरीदना, इन सब पे है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो वगैरह उन सब पे खर्च आता है ना। तो सरकारी व्यय हो जाएगा इस पे। आई पे इन्वेस्टमेंट हो गया सरकार का, निजी सब है ना, वो आ जाएगा। फिर एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपने बाहर भी तो बेचा है माल, है ना, तो उसमें से इंपोर्ट को लेस कर दो, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हो गए दो जो आप सीखते हो राष्ट्रीय आय को निकालने के संबंध में। वैसे एक जीवीए करके होता है, वैल्यू वैल्यू एडिशन है ना, जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड आता ना, जीवीए भी चर्चा में वो चल रहा है, लेकिन ये समझ लो मैंने है ना। ये दो हो गए। इनसे निकलेगा क्या, जो हमने मेथड तो देख ली, इनसे निकलेगा जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन से क्वेश्चन आ चुका है पे2 में। तो डेफिनेशन को समझना भी जरूरी है। देखो डेफिनेशन ऐसे नहीं पढ़ेंगे एक वर्ष में किसी देश की भीतर में ये होता है तो उसको जीडीपी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पॉइंटर फॉर्म में देख लो सबसे पहले, है तो बात वही, डेफिनेशन तो वही है ना, मजाक कर रहा हूँ, डेफिनेशन तो वही है लेकिन उसको पॉइंटर फॉर्म में देखेंगे। जीडीपी, तो सबसे पहले जीडीपी किसी एक देश की होगी, किसी एक इंडिविजुअल आदमी की नहीं, देश की। ठीक है, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसकी भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं यानी कि उसकी ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री होती है उसके भीतर। ठीक है, एक वित्त वर्ष में, ऐसे नहीं कि एक महीने में। फिर कुल उत्पादित यानी प्रोड्यूस्ड, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, देखो ये पॉइंट अगर आपको पता होता ना तो आप जो शायद 24-23 में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसमें आ चुका है ना, तो अगर आपको ये पता होता कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं सेवाओं का मूल्य है ना, फिनिश्ड गुड्स ने फाइनल गुड्स, फाइनल बोल दो या फिनिश्ड बोल दो, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिलती जुलती बातें थी, लेकिन फाइनल गुड्स का कहीं पे नहीं लिखा हुआ था। अगर फाइनल गुड्स का एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ था तो फाइनल गुड्स जरूरी है अंतिम वस्तु, क्योंकि जो बीच की मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है कि जैसे कार बनानी है, कार बनाने के लिए आयरन शीट्स लगती हैं जो
लोहे की वो सीट होती है ना, वो लगती है कार का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा वो लोहे की सीट पे ही तो बनेगा। तो वो लोहे की सीट हो गई, तो सीट क्या हो गई, एक तरह से मध्यवर्ती वस्तु हो गई। और कार क्या है, फाइनल गुड्स है। तो हम सीट से संबंधित, सीट का उत्पादन हो रहा है, अगर कार बनाने के लिए किसी सीट का उत्पादन हो रहा है तो वो नहीं लेंगे, लेकिन कार का उत्पादन लेंगे, क्योंकि कार फाइनल है। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, हर वो चीज़ जो कि फाइनल गुड्स नहीं है लेकिन फाइनल गुड्स बनाने के लिए बीच में प्रोसेस में काम आती है, वो हो जाएगी हमारी इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को जीडीपी की गणना करते समय काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, फाइनल गुड्स बनेगा ना, कार बनी तो कार में कहीं ना कहीं जो आयरन सीट है, जो लोहे की सीट है, उसकी कॉस्ट तो उसमें ऐड हो गई, क्योंकि जो उसको बेचने वाला है, जो उत्पादित करने वाला, अपनी कॉस्ट में तो सारे जो उसने रॉ मटेरियल परचेज किए थे सारी कॉस्ट उसमें ऐड करेगा। इसलिए क्या कि दो बार वो जुड़ ना जाए, आयरन सीट दो बार नहीं जुड़ जाए, इसलिए मध्यवर्ती चीजों को नहीं लिया जाता। तो ये भी दिमाग, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये आ सकता है ना पॉइंट में कि मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं लिया जाता। इसलिए नहीं लिया जाता कि अगर मध्यवर्ती वस्तु को आप लेंगे तो उसकी कॉस्ट, उसकी लागत दो बार ऐड हो जाएगी। एक तो वो उसकी खुद की आप ऐड ही कर रहे हो, साथ ही साथ में क्या है, अगर कार बनाने में वो काम आई, जैसे आयरन सीट हमारे एग्जाम्पल में कार में काम आ रही है आयरन सीट, ठीक है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम कार एक ही एग्जाम्पल से इर्द गिर्द घूमेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हमारे एग्जाम्पल में जैसे आयरन सीट खुद तो ऐड हुई हुई, और वो कार में भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि कार की कीमत, फाइनल प्रोड्यूस में कार की कीमत आ जाएगी। कार जैसे 10 लाख की कोई कार है तो उसमें 10 लाख आ जाएगी, लेकिन उसमें 50, 60 हजार, 70 हजार की जो आयरन सीट लगी है तो उसकी कॉस्ट उसमें तो ऐड है ही है। साथ में अलग से अगर आप ऐड करोगे मध्यवर्ती वस्तुओं को तो वहां भी हो जाएगी। तो मध्यवर्ती वस्तु को क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि दो बार ऐड नहीं करनी है हमें, ओवरलैपिंग हो जाएगी कॉस्ट की, इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है। और देश की सीमा तो देश का ही करना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। भौगोलिक सीमा में उत्पादन और एक वित्त वर्ष। तो देखो, स्टैंडर्ड टाइम तो हमें देखना ही पड़ेगा ना, समय तो फिक्स करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी देख सकते हैं कि 2-3 साल की एक साथ देख लेंगे, या 6 महीने की, 4 महीने की, नहीं। कुछ भी करो, भले 6 महीने की कर लो, भले 2 साल की कर लो, लेकिन फिक्स करना पड़ेगा आप, है ना। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड में एक साल ले लिया कि एक साल की जीडीपी देखेंगे, तो पूरी दुनिया में एक साल का ही चलता है। भारत का वित्त वर्ष, भारत नहीं सबका, है ना, अप्रैल टू मार्च ये चलता है। आरबीआई का पहले जून से जुलाई चलता था, लेकिन आरबीआई का 2020 से अप्रैल से मार्च आरबीआई का भी शिफ्ट कर दिया, है ना, एक रूपता के लिए। वित्त वर्ष हमारा अप्रैल से मार्च चलता है, तो उस अप्रैल के मार्च में कुल उत्पादित यानी प्रोड्यूस गुड्स। अब ये हो गई हमारे जीडीपी की डेफिनेशन दोस्तों, ठीक है। जीडीपी, ये थी जीडीपी, बस इसके लिए आप इतनी टेंशन ले रहे थे। जीडीपी समझ में नहीं आ रहा, जीडीपी समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है, बस हो गया, यही तो है, और क्या है। और इससे क्वेश्चन आया है, पीवाई क्यू, हाँ, यूपीएससी में क्वेश्चन, यूपीएससी इतना कोई हार्डकोर नए चीजें नहीं पूछती है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछती है बस। डर के मारे सब उधर गड़बड़ हो जाती है ना। हम्म, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखेंगे जीडीपी के बाद में एनडीपी। डेफिनेशन सिर्फ एक याद रखनी है जीडीपी की, एनडीपी की अलग से बता दूं, एनएनपी की अलग से बता दूं, एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, कुछ याद नहीं करना है, बस जीडीपी की एक डेफिनेशन याद कर लो। फिर बाद में क्या होगा, जीडीपी से जब आगे आपस में उनका रिलेशन बता दूंगा मैं, जीडीपी एनडीपी में क्या रिलेशन है, या जीडीपी से एनडीपी कैसे क्या हुआ, तो आप डेफिनेशन में ऐड करते जाना आप, बस। इस जीडीपी से एनडीपी कैसे बना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, ठीक है। मूल्य ह्रास क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है दोस्तों जब मशीनें कंटिन्यूस काम में आती है, तो मशीनों के पुर्जे खत्म होते हैं, मशीन की एज होती है, एक 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 टाइम पीरियड के बाद में मशीन बिल्कुल खराब हो जाती है, उसको यूज करना
मतलब फायदेमंद नहीं रहता है ना, उसको मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे उससे ज़्यादा उसकी एक टाइम के बाद में जब पुरानी हो जाती है ना मशीन, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मशीन को हटाना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट कैसे बढ़ी? क्योंकि मशीन घिस रही है, घिसावट, हर साल जो घिसावट होती है उसी घिसावट को या फिर उसको काम में लेते लेते उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, मशीन की ताकत कम हो गई, उसको बोलते हैं मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एन का मतलब है नेट और जी का मतलब है ग्रॉस। बस दोस्तों, बाकी कुछ नहीं देखना, नेट को ग्रॉस बनाना है या ग्रॉस को नेट बनाना है, एक ही चीज काम में आएगी, डेप्रिसिएशन यानी आपका मूल्यह्रास। बस, ठीक है। नेट चाहिए तो जी में से यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दो, और ग्रॉस चाहिए तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सीधी सी बात है। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है? तो मूल्यह्रास की वजह से नेट ग्रॉस बनता है, ग्रॉस नेट बनता है। बस, कहीं भी आ जाए, कहीं भी जी का एन करना है यानी ग्रॉस का नेट करना है, तो दिमाग कुछ नहीं लगाना, सीधा डेप्रिसिएशन, बस मूल्यह्रास आएगा। बस, मुझे और कुछ पता नहीं है, ग्रॉस नेट के बीच का डिफरेंस तो मूल्यह्रास ही होगा। बस, हो गया। फिर ये तो हो गया, ग्रॉस नेट तो हो गया। अब देखो, जी डी पी, जी एन पी, ठीक है, एन एन पी, एन एन पी, जी एन पी, ठीक है, वो कंफ्यूज मत होना है ना, मैं जीडीपी जीएनपी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जी जी फिक्स रख दिया मैंने, ठीक है, सिर्फ चेंज क्या किया, ये डी का एन, ठीक है, तो यही समझना है कि डी का एन बन रहा है यानी जीडीपी जीएनपी में क्या संबंध है आपस में, वो संबंध तो अपन पढ़ लेंगे तो हमें आगे समझ में आ जाएगा। यानी कि ये तो है डोमेस्टिक और ये है नेशनल। ठीक है दोस्तों, अगर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेश, विदेशों से प्राप्त निवल आय। निवल क्यों? निवल के लिए आप चीज ध्यान रखना, जहां भी नेट आ जाए उसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो रिवर्स साइड होती है ना उसको लेस कर दिया आपने। नेट का मतलब क्या हुआ, उसकी रिवर्स साइड को आपने लेस कर दिया। रिवर्स कैसे? जैसे कि आपने लिखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम लिखना जरूरी है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फ्रॉम का क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट, नेट का मैंने क्या बताया, जो आपका जो मेन चीज है इसका रिवर्स जो भी होता है, रिवर्स उसको लेस करने के बाद में ये आता है, तो रिवर्स क्या हुआ, ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो है ही है। नेट आने की वजह से क्या हुआ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी विदेशों को अगर आपने कुछ माल बेचा है या विदेश में जो आपकी भारत की आय गई है तो वो लेस हो जाएगी। माल बेचा नहीं है ना, फ्लो फ्लो में मैंने बेचा बोल दिया, लेकिन विदेश में जो, देखो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू, ध्यान रखना, और ये है फ्रॉम। अगर टू है, टू मतलब विदेशी लोग भारत से कमा के बाहर लेके चले गए, फ्रॉम मतलब बाहर के लोग विदेशों से कमा के भारत में लेके आए, तो हो गया फ्रॉम, यानी विदेशों से लेके आए कौन, भारतीय लोग लेके आएंगे या भारतीय कंपनियां वहां से प्रॉफिट कमा के आएगी। और टू अब्रॉड यानी कि विदेशी कंपनियां भारत से कमा के लेके जाएगी या विदेशी लोग भारत से पैसा बाहर लेके जाएंगे, वो हो गया टू अब्रॉड। नेट वर्ड का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। नेट का मतलब ये ध्यान रखना, कहीं भी आ जाए नेट, तो नेट के आगे जो वर्ड होता है ना उसका विपरीत, यानी विपरीत लेन देन, वो उसको खत्म कर दिया है ना, टू।
यानी कुल मिला के, एग्जाम्पल समझाऊं मैं आपको, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, है ना, कि जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो हो गई नेट, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड टोटल कितनी है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, समझ लो 100 रुपये अपने एग्जाम्पल में। अगर 100 रुपये भारतीय लोग बाहर से कमा के या भारतीय कंपनियां बाहर से कमा के भारत को भेज रही हैं, ठीक है, लेकिन भारत में कुछ कंपनियां भारत में भी तो हैं, वो 60 रुपये कमा के इनकम बाहर भेज रहे हैं, इनकम टू अब्रॉड, यानी विदेशों को भारत से कुछ पैसा मिल रहा है ना, वो हो गए ₹60। ये ये दो हो गए। अब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें कैसे आएगा, नेट के लिए आप क्या करोगे, 100 - 60 तो हो जाएगा 40, समझे, तो ये 40 है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ध्यान रखना, यही मैं समझा रहा था, नेट का मतलब ये होता है ना। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -2 ये वगैरह, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते हैं ना, समझाने के लिए क्या न्यूमेरिकल्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि समझ में आए, बोलने को बोल दूं कि नेट का मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है तो समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेने से आपको समझ में आ गया, तो NFIA ध्यान रख लेना, ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, NFIA, शॉर्ट में सिर्फ ये लिखेंगे हम, NFIA। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो उसमें NFIA ऐड कर लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लो, यानी कि डोमेस्टिक तो कमा ही रहे हो, विदेशों से भी कुछ पैसा कमा रहे हो, उनको ऐड कर दो, तो टोटल यानी कुल भारतीय लोग जहां भी हैं, भले भारत में हो चाहे विदेशों में बैठे हो, टोटल भारतीय लोगों ने कितना पैसा कमाया, तो हो गया नेशनल, समझ में आया, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, इसका मतलब नेशनल में क्या आएगा, सारे भारतीय जो जहां भी बैठे हैं, भारतीय कंपनियां सब मिलके जो कितना कमा रहे हैं वो है नेशनल। और डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, भारत में कौन कितना कमा रहा है, भले भारतीय कमाओ चाहे विदेशी कमाओ, भारतीय कंपनी कमाओ चाहे विदेशी कमाओ, वो हो गई डोमेस्टिक। और नेशनल में जैसे ही जाओगे तो विदेशों से, सॉरी, विदेशी लोग जो इनकम कमाते हैं या विदेशी कंपनियां जो कमाती हैं उससे हमें लेना देना नहीं, उनको बाहर करो, और जो बाहर में अगर भारत के लोग कमा रहे हैं तो उनको भी लेके आओ, क्योंकि है तो वो भारतीय, ठीक है। इसलिए डोमेस्टिक नेशनल कैसे बनेगा, तो NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि निवल विदेशों से निवल कारक आय, शॉर्ट तो वैसे देखना ही नहीं है ना, हमें पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, विदेशों से निवल कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक नेशनल यानी ये डी ये एन, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, NFIA, बस यही। फिर देखो आगे, अब क्या है, देखो डिफरेंस समझना होता है ना, तो जिस चीज को समझाना है उसके अलावा बाकी सब चीजें हमें सेम रखनी पड़ती है, इसलिए देखो मैंने जी सेम रखा। अब क्या है, जीडीपी, जीडीपी, लेकिन ये है जीडीपी एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट पे, और जीडीपी एमपी यानी मार्केट प्राइस, ये भी तो आता है ना। तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंस कैसे क्या है, तो ये ध्यान रखो, तो हम सीधा देखेंगे फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत, और मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य, ठीक है, एमपी यानी मार्केट
प्राइस, इन दोनों का क्या चक्कर है, समझे डिफरेंस क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे को मार्केट प्राइस चाहिए तो एफसी में से यानी फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष करों को मैं जोड़ दूंगा, अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएंगे, और घटेगा क्या, तो सब्सिडी, सब्सिडी घट जाएगी, तो आपको मिल जाएगी मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य। लेकिन बाजार मूल्य जो भी हैं, तो फैक्टर कॉस्ट और बाजार मूल्य के बीच का संबंध या डिफरेंस वही तो है, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के रास्ते यानी इन गलियों से होके निकलोगे तो आप यहां तक यानी मार्केट प्राइस यानी मार्केट तक पहुंचोगे। तो मार्केट तक पहुंचने की गलियां कौन सी हैं, एक तो है अप्रत्यक्ष कर और एक है सब्सिडी, ठीक है, समझे, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर कीमतों में जुड़ती हैं, उसकी कीमत को बढ़ाती हैं, इसलिए जुड़ती हैं, और सब्सिडी उसकी कीमत को कम यानी लागत को कम करती हैं, व्यापारी को फायदा पहुंचाती है, गवर्नमेंट की सब्सिडी से फायदा ही होता है ना, इसलिए सब्सिडी को लेस कहना, सीधा सीधा तो यह है। उल्टा आप देखते रहना, उल्टा कैसे है कि फैक्टर कॉस्ट निकालनी है सर तो हम क्या करें, हमें तो समझ में ही नहीं आता, इतना नहीं, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो वो दिमाग आपको लगाना है। कैसे, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर को घटा दो, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा तो मार्केट प्राइस आई। अब क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस पड़ी है तो उसमें से घटा दो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, इतना तो समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। और सब्सिडी की बात रही तो वो की वो बात है कि मार्केट प्राइस के लिए आपने लेस की थी तो फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको ऐड करनी होगी, बस। एफसी, ये सब ध्यान देने योग्य बात यही है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का संबंध क्या है, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। अब देखो दोस्तों, कंक्लूजन, ठीक है, फिर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। कंक्लूजन कैसे, मैंने बताया नेट और ग्रॉस, तो ये डेप्रिसिएशन की वजह से आएगा, यानी कि निवल, ये है सकल, ये है मूल्यह्रास, ठीक है, हो गया। अब देखो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल, इसमें क्या है, तो NFIA यानी कि घरेलू, राष्ट्रीय, देखो वर्ड्स पे मत जाना, घरेलू वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाओगे, घरेलू मतलब घर के लोगों ने जो कमाया है ना, वो नहीं, घरेलू मतलब घर के अंदर जो बना, प्रोड्यूस हुआ वो, ठीक है, घरेलू, राष्ट्रीय, निवल विदेशों से निवल कारक आय, हो गया, एक, दो, तीसरा क्या है भाई, तीसरा है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को आपको क्या बनाना है, मार्केट प्राइस, वो कैसे बनेगा, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो करोगे आप ऐड, और सब्सिडी करोगे आप लेस, यानी कि कारक लागत और बाजार मूल्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष
कर उसको करेंगे ऐड, और लेस क्या करेंगे, ये इनका संबंध है ना, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी ही बोलते हैं उसको भी। ठीक है, ये ये चीजें ध्यान रखनी, इनको आपने अगर सीख लिया तो फिर आपको देखो, जीडीपी 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 एफसी का एनएनपी एमपी बनाओ तो आप कुछ भी करके बना दोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ये हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे जीडीपी एफसी, इसको बनाना है एनएनपी एमपी। ठीक है, एक एक लेके चलेंगे। जैसे ये दिया हुआ है और ये बनाना है, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि जीडीपी एफसी एनएनपी एमपी में डिफरेंस क्या है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी फुल है इसकी, है ना। तो फिर कैसे है, ग्रो जीडीपी एफसी, उसमें क्या करना है, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि ये पहला वर्ड अपन ने सॉल्व कर दिया, जी को एन बना दिया, ग्रोस को नेट बना दिया, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। फिर अब डी यानी डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो प्लस एन एफ आई है। अब शॉर्ट में ही बोलूंगा, पूरा बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, ये देख लेना। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अपने हो गया डोमेस्टिक का नेशनल बन गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा, ये एफ सी यानी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसका इफेक्ट ही तो बचा है। तो इसका कैसे होगा, इसमें फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना है, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, सब्सिडी को लेस करना है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड, लेस सब्सिडी, सब्सिडी लेस हो जाएगी, बस हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है इकोनॉमिक्स में, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, उन सब पे, है ना। जीडीपी वो मल्टीप्लायर वगैरह सब होता है ना, ये सब पढ़ लेंगे। डिफ्लेटर मनी मल्टीप्लायर होता है, सॉरी, जीडीपी डिफ्लेटर होता है ना वो, ये सब लेके आएंगे। पर किस में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ सही पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।